एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई नो बहुत सारे बच्चों ने अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करी और आप लोग काफ़ी ज़्यादा डर रहे होंगे कि क्या अभी भी पॉसिबल है, क्या अभी भी हम नीट को क्रैक कर सकते हैं, क्या एम्स को क्रैक करना पॉसिबल है। अब इतना कम टाइम बचा, अब तो क्या अगर हम अभी स्टार्ट करें तो पॉसिबल है कि हम एम्स को या नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो आई नो ये सारे डाउट्स आपके मन में आ रहे होंगे। तो देखो, अगर आप नहीं स्टार्ट करते हो और छोड़ देते हो तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप करते हो तो पॉसिबिलिटी कि आपका हो जाएगा। नहीं हुआ तो वैसे भी नहीं हो रहा था, लेकिन अगर हो गया तो पॉसिबिलिटी तो है ना कि आप कर सकते हो क्रैक। जब मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे मेरे पास भी इतना ही टाइम था और मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या अगर मैं अभी स्टार्ट करूँ तो हो पाएगा मेरा। अगर मैं 4 महीने अच्छे से पढ़ाई करूँ तो क्या मैं कर सकती हूँ नीट को क्रैक। तो ये सेम सवाल मेरे मन में भी था उस टाइम पर। तो तब मैंने ये सोचा कि अगर मैं नहीं कर रही तो वैसे भी नहीं हो रहा, करूँ तो क्या पता हो जाए, एक बार करके तो देखते हैं। तो मैंने अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया और 4 महीने मैंने एकदम डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई करी और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इस सब से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि अगर उस टाइम पे मैं भी सोच लेती कि यार अब तो पॉसिबल ही नहीं है और छोड़ देती तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं होता, मैं मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, मैं एमबीबीएस नहीं कर रही होती। तो आपको भी इस टाइम पे बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है, अपना एकदम बेस्ट देना है। अगर आप एकदम 100% देते हो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करते हो, सब कुछ जो जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ सब कुछ फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो सकता है। एंड अगर कोई ये सोच रहा है कि दीदी आपको तो नहीं मिला एम्स तो हमें कैसे मिल जाएगा, आप कैसे कह सकते हो कि एम्स को क्रैक करना पॉसिबल है। तो मेरे को एम्स मिल रहा था, मैंने अपनी पर्सनल चॉइस से नहीं लिया था, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ तो मेरी प्रेफरेंस यही थी कि मेरे को दिल्ली का कॉलेज चाहिए और मुझे वो मिल रहा था, तो मैंने एम्स को छोड़ दिया था। तो वीडियो को आपको एकदम ध्यान से सुनना है, जो जो मैं बता रही हूँ सबको फॉलो करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आप बहुत अच्छे से नीट को क्रैक कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक और बात मैं बताना चाहूँगी कि मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से करी थी। तो जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, बिकॉज आई विल बी टेलिंग यू ऑल द रिसोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे और जो आप भी कर सकते हो, जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आ सकता है। मैंने सेल्फ स्टडी करी है तो मुझे पता है कि आपको क्या क्या दिक्कत आ सकती है अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे, उन सबको आपको कैसे ओवरकम करना है, कौन से रिसोर्सेज बेस्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो सारे रिसोर्सेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। तो आई नो पहला डाउट आपके मन में ये होगा कि मैंने अपना सारा सिलेबस कैसे 4 महीने के अंदर कंप्लीट किया। तो देखो, मैं एक ड्रॉपर थी और मुझे पता था कि मैंने अपने पहले टाइम में क्या क्या गलतियाँ करी है और मुझे वो सारी गलतियाँ रिपीट नहीं करनी है इस टाइम में। तो पहली गलती जो मैंने करी थी वो ये थी कि मैंने बार बार प्लानर को बदला था। एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे बच्चे वो गलती कर रहे होंगे और उसी की वजह से आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा होगा। मैं क्या करती थी, मैंने एक प्लानर बनाया, उसे फॉलो करना स्टार्ट किया, जैसे ही उसमें बैकलॉग्स आ गए फिर मैंने उसे हटा दिया, फिर मैंने दोबारा से बनाया और फिर स्टार्ट किया। तो उस तरीके से क्या हो रहा था कि मैंने वही स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स बार बार हो जा रहे थे और मैं लास्ट तक पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरा जैसे ही बैकलॉग होता था मैं वापस से रीस्टार्ट करती थी। तो इस तरीके से मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका था और मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है सेकेंड अटैम्प्ट के टाइम पे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मेरे को वापस से पुराने वाले चक्कर में नहीं पड़ना कि मैं वही लूप में चलती जा रही हूँ और मेरा कुछ भी सिलेबस नहीं हो रहा। तो मैंने इसलिए कोई प्लानर नहीं बनाया, मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया मॉक टेस्ट के थ्रू। आप सबको पता है कि मॉक टेस्ट देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सबको एटलीस्ट एक बार तो सारा सिलेबस पार्ट टेस्ट के थ्रू कंप्लीट करना है। लाइक आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने पार्ट टेस्ट नहीं दिए और सीधा फुल मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको एक बार तो पार्ट टेस्ट देना ही है। तो मुझे पता था कि मुझे पार्ट टेस्ट भी देना है, मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है, तो मैंने इन्हीं दोनों चीज़ों को कंबाइन कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम से बहुत सारे पार्ट टेस्ट ढूंढे और मैंने उनका जो सिलेबस था वही मेरा टारगेट बन गया। मैंने सोचा कि मुझे 10 डेज़ या 14 डेज़ में मुझे पार्ट टेस्ट देना है, तो वो जो सिलेबस है मुझे 10 to 14 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करना है और फिर मुझे पार्ट टेस्ट देना है। तो उससे मुझे दो एडवांटेज मिले, एक तो जो हमें पार्ट टेस्ट देना होता है मेरा टाइमली सारे पार्ट टेस्ट कंप्लीट भी हो गए थे, दूसरा मेरा जो सिलेबस था वो भी टाइमली कंप्लीट हो गया था। क्योंकि अगर मैं प्लानर के चक्कर में रहती, मैं बार बार बदलती रहती, लेकिन इस टाइम मैं मॉक टेस्ट के थ्रू कर रही थी, तो कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर था कि यार मेरे को डिसिप्लिन होकर पढ़ाई करनी है, एकदम मेरे पास टाइम बहुत कम बचा है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा सिलेबस चाहे पूरा हो ना हो, मुझे मॉक टेस्ट देना है, मुझे मॉक टेस्ट नहीं छोड़ना। ये डिसाइडेड था कि आज जिस दिन मैंने पार्ट टेस्ट को सोचा है कि इस डेट पे मुझे देना है, उसी डेट पे देना है, वो आगे पीछे नहीं होगी और ना ही वो स्किप किया जाएगा, तो मुझे देना है। तो इस वजह से मैं अपना सारा सिलेबस टाइम से कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। मेरा टारगेट होता था कि मैं सारा सिलेबस कर लूँ मॉक टेस्ट का। अगर कुछ रह भी जाता था तो स्टिल मेरा मॉक टेस्ट नहीं छूटता था, मेरे को वो देना ही होता था। तो इस तरीके से मुझे ये एडवांटेज मिला कि अगर मेरा कोई बैकलॉग भी होता था तो स्टिल मैं मॉक टेस्ट देती थी और फिर नेक्स्ट की तैयारी करती थी। तो ऐसा नहीं होता था कि यार नहीं हो रहा तो वापस से रिस्टार्ट करते, तो वो चक्कर नहीं हुआ। प्लानर के थ्रू करते तो शायद मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, लेकिन वो भी टाइम से हो गया। और फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग प्लानर के थ्रू पढ़ रहे हैं, हमने थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट किया, लेकिन हमें उस सिलेबस का मॉक टेस्ट नहीं मिलता देने के लिए।
तो अब वो दिक्कत भी मेरे साथ नहीं थी क्योंकि मैंने जो सिलेबस है वही मॉक टेस्ट से लिया है, तो मेरे जो सारे मॉक टेस्ट थे वो टाइमली कंप्लीट होते चले गए। तो अगर अभी आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो अपना जो सिलेबस है वो प्लानर के थ्रू ना करके मॉक टेस्ट के थ्रू करो, आपका सिलेबस टाइम से कंप्लीट भी होगा, साथ साथ जो आपको पार्ट टेस्ट देना आप लोग वो भी दे पाओगे। अब अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करो और आपने कोई भी पार्ट टेस्ट सीरीज़ या मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको एक प्लानर शेयर कर दूंगी, मॉक टेस्ट शेयर कर दूंगी जो आप लोग फॉलो कर सकते हो स्टार्टिंग से, और उसके थ्रू आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर सको टाइमली। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर आपको चाहिए तो आपने एक मॉक टेस्ट लिया, उसके थ्रू आपको अपना प्लानर मिल गया जो आपको कंप्लीट करना है। बात करते हैं कि आपको कैसे उस प्लानर को कंप्लीट करना है, कैसे आपको सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। तो आपको सबसे पहले लेक्चर देखना और चैप्टर समझना है। अब उसके लिए आपको वन शॉट से करना होगा। काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि दीदी क्या वन शॉट से हो पाएगा, डिटेल से नहीं कर सकते। तो अभी आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है कि आप लोग डिटेल से सिलेबस कवर कर पाओ। अगर आप डिटेल पे जाते हो तो शायद आपका सिलेबस भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग वन शॉट पे जाओ, अपना सिलेबस कंप्लीट करो पहले। डिटेल से करोगे तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा इस टाइम पे। वन शॉट से करोगे तो सिलेबस भी कंप्लीट हो सकता है और साथ में रिवीजन और मॉक टेस्ट भी कर पाओगे। मैंने खुद वन शॉट से किया, तो जब मेरा हो सकता है तो आप लोगों का भी हो सकता है। बिल्कुल पॉसिबल है, इनफ कंटेंट मिलता है तो आप कर सकते हो। बात आती है कि आपको कौन सी वन शॉट से करना है। मेरे टाइम पे उम्मीद बैच ही था तो मैंने उसी से किया था। आप लोग उम्मीद से कर सकते हो, आप लोग प्रचंड से कर सकते हो, या फिर अभी जो मिशन 100 बैच लॉन्च हुआ है वहाँ से भी कर सकते हो। तीनों बैचेस से ही आप किसी को भी फॉलो कर सकते हो। बाकी वन शॉट्स का मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उम्मीद की वन शॉट्स देखी अपने टाइम पे, तो मुझे पता है वहाँ पे तो इनफ कंटेंट है, और प्रेजेंट भी ऐसी सेम उम्मीद की जैसा ही है, तो वहाँ पे भी इनफ है। तो आप लोग इन वन शॉट्स के थ्रू अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जब मैं वन शॉट्स के थ्रू अपना सिलेबस कवर कर रही थी तो मुझे एक दिक्कत आई थी, वो भी पर्टिकुलरली फिजिक्स में आई थी। कुछ कुछ चैप्टर्स में ऐसा हो रहा था कि मुझे कॉन्सेप्ट तो सारे समझ में आ रहे हैं वन शॉट से, लेकिन मेरे से उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। जब मैं क्वेश्चन करने जा रही हूँ तो मैं एकदम ब्लैंक हो रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कैसे अप्रोच करना है, तो मुझे नहीं समझ में आता, एकदम ब्लैंक हो रही थी। तो उसका भी सोल्यूशन मैंने ढूंढना था जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप लोग वो फॉलो करते हो तो डेफिनेटली वन शॉट्स इनफ है आपकी। अब इसके बाद जब आप लोग लेक्चर ले रहे हो तो साथ साथ आपको बनानी है फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला शीट्स, ऑर्गेनिक में आपको रिएक्शन शीट्स, इनऑर्गेनिक में आपको एक्सेप्शन शीट्स, और बायो में आप जितना भी डेटा जो होता है याद करने वाला, सारे एग्जाम्पल्स हो गए, सारी डेट्स वगैरह हो गए, वो सब कुछ आप एक जगह लिख सकते हो। ये वो सारी चीज़ें जो आपको एकदम से याद नहीं होती, आपको रटना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब कुछ अलग अलग शीट्स में लिख लोगे और डेली रिवाइज करोगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगी। साथ में आपको क्विक रिवीजन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आपको इन सबको बनाना है और आपको साथ साथ ही बनाना है। अगर आप सोचोगे कि एक बार वीडियो देख लेते हैं बाद में करेंगे, बाद में नहीं होता कुछ भी। मैंने भी ट्राई किया है, बाद में रह ही जाता है, तो आपको साथ साथ ही करना है। इसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दीदी क्या एनसीईआरटी पढ़नी है या नहीं। देखो, बायो के लिए तो आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी आपको प्रॉपर एनसीईआरटी पढ़नी है। उसके लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना, तो उसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिजिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी। अब बात आती है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वन टाइम रीड करनी है, ठीक है। आप जो वन टाइम रीड करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पता लग जाएंगे कि यार ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स है, यहाँ से असर्शन रीजन या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन सबको आपको हाईलाइट करना है और उसके बाद आपको 3-4 बार आपको उन्हीं हाईलाइटेड पॉइंट्स को रीड करना है ताकि वो आपको याद हो जाए। आपको पूरी एनसीईआरटी बार बार रीड नहीं करनी, बट आपको वन टाइम रीड करनी है, आपको हाईलाइट करना है पॉइंट्स और फिर आपको उन्हें रीड करना है। तो इस तरीके से आपको करना है। इसके बाद आती है आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने जो भी वन शॉट वीडियो देखी है आपको उसके सारे क्वेश्चंस को आपको रिवाइज करना है। आप सारे क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके देखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिसके लिए आपके पास जो भी डीपीपी है मॉड्यूल है आप उसे यूज़ कर सकते हो। अगर कुछ भी नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम से PWNCERT पंच बुक की PDF ले लो, आप उससे कर लो। अब अगर आपके पास टाइम कम है तो आप थोड़ा सिलेक्टिवली भी कर सकते हो। आप देख सकते हो कि आपकी कहाँ कहाँ गलती हो रही है, कौन से क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, आप उन पर ज़्यादा टाइम दो बाकियों के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बायो में असर्शन रीजन ज़्यादा गलत हो रहा है तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। अगर आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा गलत हो रहे हैं तो आप उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। तो इस तरीके से आप देखो कि आपकी क्या गलतियाँ हो रही है और आपको उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि वन शॉट से लेक्चर्स देखने के बाद मुझसे फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, एंड आई एम श्योर कि काफ़ी सारे बच्चों से भी नहीं होंगे। आप लोग भी सेम दिक्कत फेस करोगे, तो उसका क्या सोल्यूशन है। ये इसलिए होता है क्योंकि आपको वन शॉट में क्या होता है, एक कंसेप्ट के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए जाते, थोड़े से करवाए जाते हैं। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप नहीं कर पाते हो कि आपके इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुई है, आपको नहीं समझ में आया। तो उसका ये सोल्यूशन है कि आपको थोड़े से क्वेश्चन और प्रैक्टिस करने हैं। इन गाइडेंस ऑफ अ टीचर, खुद से तो नहीं होंगे, कोई टीचर आपको करवाए। तो मैंने क्या कहता, उसी साल तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज लॉन्च हुई थी। उसमें तमन्ना मैम ने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के नीट लेवल के क्वेश्चन करवा रखे थे, पहले टॉपिक वाइज, देन चैप्टर वाइज, देन यूनिट वाइज, एंड देन फुल मार्क्स के वे में। तो वो सीरीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल लगी थी, और जो कमी थी ना वन शॉट की कि वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती, वो यहाँ से कवर हो गई थी।
तो मैंने वो सीरीज़ पूरी लगाई थी और उसी से मेरे मार्क्स भी इम्प्रूव हुए थे, मेरा फिज़िक्स का जो डर था वो भी चला गया था, कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ हुआ था। ये सीरीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हो। आई एम श्योर अगर आप लोग ये पूरी सीरीज़ लगाते हो ना तो आपको जो डर है फिज़िक्स का वो निकल जाएगा एंड मार्क्स भी आएंगे। बट आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरह करना होगा, ऐसे नहीं कि आप लोग लेक्चर की तरह देख रहे हो तो फिर नहीं होगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर आपको सोल्यूशन देखना है, अगर आपका सही है तो आपको आगे मूव ऑन करना है, नहीं है तो आपको अपनी गलती देखनी है और मेक श्योर करना है कि वो गलती आगे किसी और क्वेश्चन में रिपीट ना हो। इसी तरह आप लोग सीखोगे। अगर आप लोग लेक्चर की तरह लोगे तो इतना इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। इसके बाद आपको करने होंगे पीओक्यूज। तो अभी तक आपने क्या किया, आपने एक मॉक टेस्ट लिया, उससे आपको प्लानर मिल गया। अब उस सबको आपको कैसे कवर करना है, कैसे कंप्लीट करना है, वो सब मैंने बता दिया। अब इसके बाद आपको देना होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई भी बच्चा मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करेगा, चाहे आपका बैकलॉग हो चाहे कुछ भी हो, आपको देना है। अब अगर आपने सब कुछ करने के बाद मॉक टेस्ट दे दिया, उसको रिव्यू कर लिया और फिर उन गलतियों को आपने इम्प्रूव कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द रोड टू सक्सेस। यही करना होता है, यही स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बच्चे मिस कर देते हैं। आधे से ज़्यादा बच्चे जो है मॉक टेस्ट ही नहीं देते, और देते तो उसे एनालाइज नहीं करते और उसके बाद फिर गलती इंप्रूव नहीं करते। तो यहीं पे मैटर करता है कि किसका सिलेक्शन होना है और किसका नहीं होना। तो मॉक टेस्ट को देना है, उतना ही इंपॉर्टेंट है उसे रिव्यू करना और उतना ही इंपॉर्टेंट है उन गलतियों को इम्प्रूव करना। अगर आप लोग सेम प्रिपरेशन करके हर बार मॉक टेस्ट दोगे और सोचोगे आपके मार्क्स इंप्रूव होकर आए, तो वो नहीं आएंगे। जब तक आपकी प्रिपरेशन सेम रहेगी आपके मार्क्स भी सेम रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हो ना कि आपके मार्क्स इंप्रूव होकर आए, तो आपको अपनी प्रिपरेशन भी इंप्रूव करनी पड़ेगी। जो गलती हो रही है उन सबको इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी मार्क्स इंप्रूव होकर आएंगे। अगर वही सेम गलती हर बार करोगे तो नहीं होगा। नाउ आई विल टेल यू कि आपको कैसे मॉक टेस्ट को रिव्यू करना है और कैसे उसे इंप्रूव करना है। सबसे पहले आपको सारे टॉपिक्स लिखने एक जगह पर, जो जो आप पढ़ के नहीं गए, जो आपका बैकलॉग रह गया, जो आप पूरा नहीं कर पाए टेस्ट से पहले, और इस वजह से आपने उस टॉपिक के क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट में टाइम नहीं करे, तो वो टॉपिक आपको टेस्ट के बाद पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको देखना है कि जो क्वेश्चन आपके गलत हुए क्यों हुए। अगर जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है वो आपको सॉल्यूशन से समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपको उस टॉपिक के ऊपर और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की नीड है। तो वो टॉपिक आपको लिखना है और उसके ऊपर आपको 10 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको जो क्वेश्चन गलत हुए वो आपको सॉल्यूशन से भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका जो वो टॉपिक है वही वीक है, आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आपको वो यूट्यूब से कॉन्सेप्ट समझना है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोग सिली मिस्टेक की वजह से गलत करोगे, तो आपको ये देखना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, किस टाइप के एरर आप कर रहे हो, कि आप कैलकुलेशन एरर कर रहे हो, कि आप क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ रहे। तो जो भी गलती है वो आपको देखनी है और अगले मॉक टेस्ट में आपको ट्राई करना है कि वो गलती आपकी कम हो जाए। इतनी ज़्यादा गलती आप ना करो, थोड़ा आराम से पेपर करो, ध्यान से करो, देखो क्वेश्चन को 2 बार रीड करो, कैलकुलेशन को एक बार दोबारा चेक करो। तो इस तरीके से आपको करना है ताकि वो गलती आपकी रिड्यूस हो जाए। तो इस तरह आपको अपना मॉक टेस्ट जो है उसको रिव्यू करना है और जो जो गलती आपकी है उन सब पे आपको वर्क करके उन सबको इम्प्रूव करना है एंड मेक श्योर करना है कि सारी गलती आपकी दोबारा नहीं हो। अगर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट दे रहे हो और आपकी और गलती हो रही है लेकिन वो दूसरी गलती है जो पहले नहीं हुई थी, तो चलेगा, लेकिन सेम गलती आपको दोबारा नहीं करनी। गलती होना या मार्क्स कमाना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन सेम गलती अगर आप बार बार कर रहे हो तो बेवकूफ़ी होती है, वो आपको नहीं करनी। डोंट बी अ फूल। अगर बार बार आपके मार्क्स सेम गलती की वजह से जाए ना तो वो बेवकूफ़ी होती है और बहुत दुख होता है, तो वो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी रिवीजन कैसे करनी है। तो देखो, अभी आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट करोगे तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में तो रिवीजन नहीं कर पाओगे। बट अगर आप लोग बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करोगे तो आप सब कुछ भूल जाओगे, तो ऐसा भी नहीं करना। तो आपको क्या करना है, आपको थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी है। बट अगर आप लोग अगर बिल्कुल भी रिवीजन नहीं करोगे तो आप लोग सब भूल जाओगे, तो ऐसा भी नहीं करना। तो इसलिए आपको थोड़ी थोड़ी रिवीजन करनी है ताकि आप मैनेज भी कर पाओ सिलेबस के साथ साथ और आपको चीज़ें याद भी रहे, आप भूलो ना एकदम। जिसके लिए आप क्या कर सकते हो कि वीकेंड पे आप लोग फॉर्मूला शीट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे, जो आपको डिफिकल्ट लग रहे थे, या फिर वो क्वेश्चन जो आपके टेस्ट में गलत हो रहे हैं, आप उन सब की प्रैक्टिस कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स या फिर माइंड मैप्स भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, जो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ से ले सकते हो। इसके साथ साथ आपको वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप लोग उन्हें भी जाके दे सकते हो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट अपलोडेड है और मैं आगे भी बहुत सारे करने वाली हूँ, तो आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हो, सारे मॉक टेस्ट वहाँ से दे सकते हो। इसके अलावा आपको वहाँ पे फॉर्मूला शीट्स वगैरह भी मिलेगी जिसकी हेल्प से आप अपनी बना सकते हो। एंड साथ में आपको वहाँ पे मेडिसी बुक की पीडीएफ भी मिल जाएगी जिसको आप यूज़ कर सकते हो नोट्स के वे में। तो आपको वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपर प्लानर दूँ और उसके अकॉर्डिंग आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करूँ जिसके थ्रू आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ टाइम से, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता के जाना। एंड अगर अभी आप लोग वीडियो के बाद सोच रहे हो कि हम कल से स्टार्ट करेंगे, तो देखो कल कभी भी नहीं आता है। टाइम की कमी नहीं है, सीरियसनेस की कमी है। जिस दिन आपका मन नहीं होता ना पढ़ने का या फिर कुछ भी करने का, उस दिन भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वही मेन पढ़ाई होती है आपकी। इसलिए किसी भी और मोटिवेशन का वेट बिल्कुल भी मत करो, डिसिप्लिन बनाओ अपना। टॉपर्स जो होते हैं वो अलग इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जीनियस होते हैं, वो अलग इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज़ का काम रोज़ करते हैं।
तो प्रॉमिस करो कि आज का टारगेट आज कंप्लीट करोगे आप लोग। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को शेयर करना अपने दोस्तों का जितना ज़्यादा कर सकते हो। चैनल पर अगर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ कर दो गाइज, और मेरे जल्दी से 15K सब्सक्राइबर्स करवा दो। आपको तो बस एक बटन ही दबाना है ना फ्री में, तो प्लीज़ दबा दो गाइज। मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो, तो प्लीज़ कर दो गाइज। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो वीडियो में तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।